नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर पूर्व सीपी परमबीर सिंह का बड़ा आरोप, कहा हर महीने मांगते थे 100 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की मौत के मामले ने सूबे का सियासी पारा एक बार फिर गरमा दिया है। इस बीच मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा गया है कि अनिल देशमुख हर महीने 100 करोड़ रुपए मांगते थे। पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि सचिन वजह को अनिल देशमुख ने ही आदेश दिया था। परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में कहा कि सचिन वजह को अनिल देशमुख ने वसूली करने को कहा था। सचिन वजह ने खुद मुझे इस बारे में बताया था। परमबीर सिंह ने चिट्ठी में आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने सचिन वजह को कई बार उनके सरकारी निवास पर बुलाया था और हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था। आरोप के मुताबिक देशमुख ने वाजे से कहा था कि मुंबई में 1750 बार और रेस्टोरेंट है, हर एक से 2-3 लाख रुपए हर महीना वसूला जाए तो 50 करोड़ रुपए बन जाते हैं, बाकी रकम अन्य सोर्सेज से वसूली जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर से दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना फिनलैंड। भारत की क्या है पोजीशन, जान लीजिए। जी हां दोस्तों, बीते साल कोरोना महामारी ने दुनिया भर में जमकर तबाही मचाई। इस बीमारी के चलते अब तक लाखों लोग जान गंवा चुके हैं। इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिससे पता चला है कि कोरोना संकट के दौरान भी फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा खुश रहे। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया। 149 देशों की इस लिस्ट में भारत 139वें नंबर पर है, जबकि साल 2019 में भारत 140वें पायदान पर था। वहीं दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 को यूनाइटेड नेशंस स्थायी विकास उपाय नेटवर्क ने जारी किया है। इसमें कोविड-19 और लोगों पर पड़ने वाले उसके असर को केंद्र में रखा गया है। वहीं दोस्तों युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के लोग अपने जीवन से सबसे अधिक अप्रसन्न हैं। इसके बाद जिम्बाब्वे, रवांडा, बोत्सवाना और लेसोथो का नाम आता है। इस लिस्ट में अमेरिका को 19वां स्थान मिला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने कहा भगवान का शुक्र है कि मीर जाफर टीएमसी से चले गए, हमारी पार्टी बच गई। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व मेदिनीपुर के प्रभावशाली अधिकारी परिवार पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि विधानसभा चुनाव से पहले मीर जाफर टीएमसी से बाहर चले गए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिले में मजबूत राजनीतिक पकड़ रखने वाले अधिकारी परिवार के अधिकतर सदस्य या तो बीजेपी में शामिल हो गए या फिर उन्होंने बीजेपी में जाने की इच्छा जताई है। टीएमसी के पूर्व विधायक शुभेंदु अधिकारी पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और नंदीग्राम सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। ममता बनर्जी खुद इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है। टीएमसी प्रमुख ने खेजूरू की चुनाव रैली में बीजेपी को सामंती जमींदारों की पार्टी बताया। ममता ने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी पूरे देश को बेचने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने रेलवे, बीएसएनएल और बैंकों को बेचकर देश की आम जनता के लाखों करोड़ों रुपए चुरा लिए हैं। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि बीजेपी को नोटबंदी के धन, पीएम केयर्स फंड को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेपाल को भारतीय टीकों पर हुआ भरोसा, कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन को भी दे दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, नेपाल की ड्रग रेगुलेटरी बॉडी ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आपातकालीन इस्तेमाल के लिए भारत की कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने बनाया है। नेपाल ने इसके इस्तेमाल को शुक्रवार को मंजूरी दी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नेपाल इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से विकसित कोविशील्ड और चीन की साइनोफार्म वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है। जनवरी में भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार कोविड वैक्सीन की 10 लाख खुराकें मिलने के बाद नेपाल में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। नेपाल ने रियायती दर पर कोविशील्ड वैक्सीन की 10 लाख और टीकों की खरीदारी की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में महामारी के प्रकोप के बाद भीड़भाड़ वाली जगहों पर होगा रैंडम एंटीजन टेस्ट, अगर मना किया तो होगी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, अगर आप मुंबई या फिर कोविड-19 से प्रभावित जिलों में रहते हैं और आप पब्लिक पैलेस में जाते हैं तो आपको वहां अचानक कोरोना वायरस से जुड़े रैंडम एंटीजन टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। यह आपकी अनुमति के बिना किया जाएगा। अगर आप टेस्ट करने से मना करेंगे तो आपके खिलाफ महामारी एक्ट के हिसाब से कानूनी कार्यवाही होगी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए
हुए यह फैसला लिया गया है। दरअसल दोस्तों बीएमसी की तरफ से मॉल, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, खाऊ गली, बाजार, पर्यटन स्थल, सरकारी कार्यालयों जैसे कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नागरिकों की सहमति के बिना रैंडम एंटीजन टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक अगर कोई नागरिक टेस्ट कराने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम 1997 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद अनिल देशमुख का इस्तीफा ले सकते हैं सीएम उद्धव ठाकरे, 100 करोड़ की वसूली का है आरोप। जी हां दोस्तों, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की तरफ से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए सनसनीखेज आरोप के बाद अब उनकी कुर्सी पर गाज गिर सकती है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे अनिल देशमुख से इस्तीफा ले सकते हैं। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद जहां एक और बीजेपी हमलावर है और वह अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग रही है, तो दूसरी तरफ राज्य के गृह मंत्री ने सफाई देते हुए कहा है कि परमबीर सिंह खुद को बचाने के लिए ऐसा अनगर्ल आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के सीनियर नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी मांग है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख तुरंत इस्तीफा दें या उनको उनके पद से हटाया जाए और इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियां करें। जबकि बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने देशमुख का इस्तीफा मांगते हुए कहा कि 16 महीने से सरकार है, 100 करोड़ केवल मुंबई से वसूलने के लिए कहा गया था, बाकी और जिलों से ना जाने कितने वसूले होंगे। यह 3 दलों की सरकार ने जनता से वसूली के लिए कहा, इतना घिनौना काम किसी भी राज्य में आज तक नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। आदित्य ठाकरे ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी खुद ट्वीट करके दी है। ठाकरे ने उनके संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना की जांच कराने के लिए कहा है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया कि कोरोना के लक्षण महसूस होने के बाद मैंने अपनी जांच करवाई तो रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। हाल ही के दिनों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से निवेदन है कि वे अपनी जांच करवा लें और कोरोना के हर नियम का पालन करें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हाल ही के दिनों में लगातार इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में अब प्रतिदिन कोरोना के नए केस 25,000 से ऊपर पहुंच गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नस्लवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भिड़े अमेरिका और चीन, एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने चीन पर उइगर मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ जनसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध करने का आरोप लगाया, तो वहीं चीन ने अमेरिका पर भेदभाव, नफरत और अफ्रीकी एवं एशियाई मूल के लोगों की बर्बर हत्याओं का आरोप लगाया। दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस समारोह में यह टकराव देखने को मिला। ये आरोप प्रत्यारोप ऐसे समय में सामने आए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार संभालने के बाद अमेरिका तथा चीन के शीर्ष राजनयिकों ने अलास्का में आमने सामने की पहली बैठक पूरी की है। बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक दूसरे के प्रति तथा दुनिया को लेकर बिल्कुल विरोधाभासी विचार रखे। अमेरिकी राजदूत थॉमस ग्रीनफील्ड ने अमेरिकी इतिहास के बारे में असामान्य रूप से बात करते हुए कहा कि दास्ता अमेरिका का असली पाप है। इसने हमारे संस्थापक दस्तावेजों और सिद्धांतों में श्वेत वर्चस्व तथा अश्वेत लोगों के प्रति हीन भावना डाली। उन्होंने कहा कि दास्ता दुनिया के हर कोनों में मौजूद है और दुखद है कि यह आज भी है। इसी तरह नस्लवाद भी आज एक चुनौती है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि लाखों लोगों के लिए यह जानलेवा है, जैसे कि म्यांमार में जहां रोहिंग्या मुसलमानों तथा अन्य का दमन किया गया तथा बड़ी संख्या में उनकी हत्याएं की गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 23 और 24 मार्च को भारत पाकिस्तान के बीच होगी अहम बैठक। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा है कि स्थायी सिंधु आयोग की बैठक में शामिल होने और जल संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उनके जल विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह भारत की यात्रा करेगा। विदेश विभाग के प्रवक्ता जहीद हफीज चौधरी ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में 23 और 24 मार्च को होनी है। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत कई मुद्दे हैं जिनमें पकलदुल और लोअर कनलाइज जल विद्युत संयंत्र के डिजाइन पर हमारी आपत्ति, पश्चिमी नदियों पर नई भारतीय परियोजनाओं पर सूचना की आपूर्ति और भारत से मिलने वाले बाढ़ संबंधी आंकड़े शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ओर से सिंधु जल आयुक्त सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जबकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल सिंधु आयुक्त पीके सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक में शामिल होगा।
इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 12,18,82,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 26,92,000 के पार है। वहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात की जाए तो अमेरिका सबसे ऊपर है। अमेरिका में इस वक्त तक 2,96,92,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों 90 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अमेरिका के बाद में ब्राजील, इंडिया, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, स्पेन, टर्की आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,15,55,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,60,000 के पार है। इस महामारी का सबसे ज्यादा असर वाले राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र अव्वल है। महाराष्ट्र में इस वक्त तक 24,22,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई ताकि दूर किया जा सके लोगों का डर। जी हां दोस्तों, जिस कोरोना वैक्सीन पर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वही टीका लगवाकर लोगों का भ्रम दूर करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री जॉनसन को शनिवार को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कई यूरोपीय देशों ने खून का थक्का जमने की आशंका के चलते ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद अब वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित करार दिया गया है। वैक्सीन पर उठे सवालों के बाद यूरोपीय और ब्रिटिश ड्रग कंट्रोलर संस्थाओं ने सभी उपलब्ध आंकड़ों का गहन वैज्ञानिक विश्लेषण किया और इन निष्कर्ष पर पहुंचे कि एस्ट्राजेनेका टीका लेने से खून का थक्का जमने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसके बावजूद लोगों में वैक्सीन को लेकर खौफ और चिंता बरकरार है। लोगों की इसी चिंता को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। साथ ही उन्होंने लोगों से वैक्सीनेशन का हिस्सा बनने की भी अपील की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ हल्की बौछारें पड़ी है। वहीं राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है, जबकि पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ साथ बौछारें भी गिरी। देश के बाकी हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क बना रहा। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के राज्यों में विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ कहीं कहीं पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और केरल व तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश हो सकती है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, जानिए क्या है आज सोने के दाम। तो दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों की बात की जाए तो MCX पर आज सोना 44,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी 67,670 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। दोस्तों इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सराफा बाजार में सोने की कीमतों में इस महीने लगातार गिरावट देखने को मिली है। 1 मार्च को सोने का रेट सराफा बाजार में 45,976 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो कि आज 44,791 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। यानी कि 17 दिन में सोने का भाव करीब 1185 रुपए सस्ता हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल का चुनावी कनेक्शन 2021 में जनवरी से फरवरी के दौरान 26 बार बड़ी कीमत
कीमतें। पिछले 20 दिनों से दाम में नहीं हुआ है कोई भी बदलाव। जी हां दोस्तों, 27 फरवरी को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया। आखिरी बार इसी दिन देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 20 से 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार भी वृद्धि नहीं की गई है। इससे पहले साल 2021 में तेल की कीमतें 26 बार बढ़ाई गई थी। कीमतें जस की तस रखने से पेट्रोल डीजल बेचने वाली आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कीमतों को घाटा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक कंपनियों को 1 लीटर पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल पर 2 रुपए का घाटा हो रहा है, क्योंकि इन पर 20 दिनों में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ी है, जबकि एक्साइज ड्यूटी और वेट में कोई कमी नहीं की गई है। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में ब्रेंट क्रूड का दाम 19 मार्च को $62.54 प्रति बैरल पर था, जो 15 मार्च को $70 को पार कर गया। अब अगर इस घाटे की भरपाई करने के लिए पेट्रोल डीजल वाली कंपनियां इसका भार ग्राहकों पर डाले तो मुंबई में 99 रुपए का पेट्रोल 103 रुपए का हो जाएगा। दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में जुट गई है। बढ़ती फ्यूल की कीमतें इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा है। इससे पहले 2018 में भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भी फ्यूल प्राइसेस 19 दिनों तक स्थिर रही थी। दोस्तों, खास बात यह है कि इस बार भी चुनाव से पहले चुनिंदा राज्य सरकारों ने वेट में कटौती की है। इससे राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 1 से 7 रुपए तक सस्ती हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सऊदी अरेबिया के पुरुष पाकिस्तान सहित 4 देशों की लड़कियों से नहीं कर पाएंगे शादी, सरकार ने बनाए नए नियम। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट का एक और सबूत सामने आया है। सऊदी अरब ने कुछ नए नियम बनाए हैं, जिनके तहत देश के पुरुषों के पाकिस्तान, बांग्लादेश, चांद और म्यांमार की महिलाओं से शादी करने पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने सऊदी मीडिया की एक रिपोर्ट के हवाले से यह खबर दी है। अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में सऊदी अरब में इन 4 देशों की लगभग 5 लाख महिलाएं रह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मक्का के पुलिस महानिदेशक मेजर जनरल असफ अल कुरैशी ने स्पष्ट किया है कि विदेशी महिलाओं से शादी करने की इच्छा रखने वाले सऊदी पुरुषों को अब सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा। इस कदम का उद्देश्य सऊदी अरब के पुरुषों को विदेशियों से शादी करने से रोकना है। यदि कोई पुरुष ऐसा करता है तो उसे विशेष अनुमति लेनी सहित कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बाद अब उनकी पत्नी मुशर्रफ बीवी भी हुई कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनकी पत्नी मुशर्रफ बीवी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह खबर दी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से एक दिन पहले ही चीन में बनी कोविड-19 साइनोफार्म की वैक्सीन लगवा चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान के कोविड-19 से जल्द उबरने की कामना की है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार ने बताया कि खान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने कोविड-19 रोधी टीका लगवाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री इमरान खान के जल्द कोविड-19 से उभरने की कामना करता हूं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की पहली सैटेलाइट का नाम क्या था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं पहली भारत की सैटेलाइट का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।